Okay, so let's see the relationship between DPSPs and fundamental rights. That is part 4 and part 3. देखिए, इनका रिलेशनशिप समझने के लिए इससे दो तीन क्वेश्चन है जो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा उनका, कि भाई फंडामेंटल राइट ज्यादा सुप्रीम है या डीपीएसपी ज्यादा सुप्रीम है. सी वन थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है आपको सभी फॉलो करना है, सब फॉलो करना है, डीपीएसपीस भी करने हैं, फंडामेंटल राइट्स भी करना है. पर बाय चांस अगर दोनों में क्लैश हो जाए, सी जैसे डीपीएसपीस कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट, आर्टिकल 46 के अंदर स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज. और आर्टिकल 14 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ लॉ, है ना. तो आप देखिए, अगर सरकार रिजर्वेशन देती है एससी एसटी के लिए डीपीएसपीस प्रमोट करने के लिए, और फंडामेंटल राइट कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए, तो आर्टिकल 14 को आर्टिकल 46 ने वॉयलेट कर दिया. तो इस केस में हम किसको अपहेल्ड करेंगे? क्या हम फंडामेंटल राइट्स को बड़ा मानेंगे या हम डीपीएसपीस को बड़ा मानेंगे? तो ये रिलेशनशिप का जो आंसर है यहां पर सारा मिलेगा. बैकग्राउंड से लेके प्रेजेंट सिनेरियो तक हम सब बनाएंगे. जस्ट वन लाइक 2 डायग्राम्स जो मैं यहां पे बना रहा हूं, आप उसे एक स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे. अब देखिए गेम कहां से स्टार्ट होती है. अब देखिए आर्टिकल 37 ने क्या बोल दिया. आर्टिकल 37 ने ये बोल दिया कि भैया डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, और स्टेट की ड्यूटी है कि इनको इनकॉर्पोरेट करे लॉज बनाने के लिए, बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, लीगली बाइंडिंग नहीं थे, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. अब देखिए इसके बाद था आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 के क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 का क्लॉज सी. देखिए ये डिटेल में देखते हैं. आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी. तो देखो अब ये चेक करते हैं ये क्या कहते थे, उसके बाद इनका डिस्प्यूट देखेंगे. देखिए आर्टिकल 37 तो क्लियर हो गया, अभी मैंने आपको बताया कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस. अब देखिए आर्टिकल 38 क्या कह रहा है. आर्टिकल 38 कह रहा है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे बी अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म. ये ठीक है, लेकिन सेकेंड क्लॉज देखो इसका क्या कह रहा है. सेकेंड क्लॉज कह रहा है स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द inequalities of income, inequalities of income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also among group of people residing in different areas. तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ने क्या बोला, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि समाज में इक्वालिटी आए हर वर्ग के बीच में, चाहे कोई केरला में रह रहा है, चाहे कोई पंजाब में रह रहा है, चाहे कोई जमींदार है, चाहे कोई है, उसके अंदर इक्वल. इन शॉर्ट ये इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए बोला, सोशलिज्म वाला कंसेप्ट बता रहा है. सिमिलरली आर्टिकल 39 देखो, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग दैट सिटीजंस मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, है ना, कि दोनों को बराबर एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले. See, कुछ टाइम पहले देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय प्रियंका चोपड़ा एंड सोनम कपूर आल्सो लेटर ऑन, जिसके अंदर उन्होंने कहा था द मनी हीरोज गेट, यू नो, द actors get for a particular film is far more than what we get for the same film or maybe for little bit of extra effort also. और ये सच है, ये सच है कि सेम काम के लिए एक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं rather than actresses. तो ये वाली चीज सरकार को हटानी है, मैन एंड वुमेन इक्वल मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले. लेकिन अब देखिए ये बी और सी, ध्यान से देखिएगा. द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड. कि जो एक देश के अंदर रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबकी भलाई हो, और उसकी ओनरशिप भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो. तो आपको याद होगा लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स इसी चीज के लिए हुए थे. सरकार ने लैंड सीलिंग लगाया, एक्स्ट्रा लैंड लिया और गरीबों में बांट दिया कॉमन गुड के लिए. तो ये सोशलिज्म वाला कंसेप्ट दिखाता है, सोशलिज्म वाला कंसेप्ट दिखाता है. और आर्टिकल 39 में बोला है कि रिसोर्सेस को की ओनरशिप ऐसे बांटो ताकि सब में बराबरी हो. और सी क्या बोलता है, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम
does not result in concentration of wealth and means of production to common detriment. कि ऐसा ना हो कि एक देश में इकोनॉमी कुछ लोगों के पास ही है। तो इसलिए आप देखिए पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट आया था, बैंकिंग नेशनलाइजेशन हुआ था कि खाली प्राइवेट सेक्टर क्यों, कुछ लोग क्यों बैंक्स चलाएंगे, देश चलाएगा। अब यू आर गेटिंग दिस। तो आप ध्यान से देखिए, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी सरकार को क्या करने के लिए बोलता है, इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में, या इनइक्वालिटी हटाने के लिए बोलता है कि जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं उन सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन सबको अच्छे से यूज किया जाए। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, सी बस स्टोरी फॉर्मेट में समझो। आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, स्टेट शेल ट्राई, स्टेट shall try, just listen, state shall try to minimize inequality, to minimize inequality सोसाइटी के अंदर जो चल रही है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या कह रहा है कि मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं एक देश में, मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उसकी ओनरशिप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि कॉमन गुड हो लोगों की। लैंड रिफॉर्म्स इसके अंदर आए थे, मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा लैंड ले लिया और लोगों में बांट दिया। ये सब सोशलिज्म का कंसेप्ट दिखा रहा है। 39 क्लॉज सी क्या कह रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा चले, एक देश में इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा चले कि देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। सी इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर ज्यादा रखा था, राइट, और वो लैंड सीलिंग वगैरह लगाया था। तो ये सब सोशलिज्म का इंपैक्ट दिखाता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। यहां तक क्लियर है? ये बोल रहा है। एक और समझ लो, सी ये सारी स्टोरी अभी हम फॉर्मेट में चलेंगे, बस मैं आपको आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करवा रहा हूं। आर्टिकल 46 ये कहता था, स्टेट शैल ट्राई टू प्रोवाइड वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग SC ST एंड OBC, SC ST एंड OBC, कि सरकार जो है वो SC ST और OBC के वेलफेयर के लिए काम करे। अब देखिए, DPSPs जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टेट पे, लीगली बाइंडिंग नहीं होते, यहां पे लिखा है, पर सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 37 कहता है। पर आपको नहीं लग रहा कि अगर सर, लेट्स से आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर गवर्नमेंट अंबानी के सारी प्रॉपर्टीज वगैरह लेके गरीबों में बांटे तो कितने करोड़ लोगों का वेलफेयर हो जाएगा? और सरकार कर सकती है अंडर आर्टिकल 38, 39B एंड 39C, सरकार कर सकती है। पर आपको नहीं लगता ये उसकी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो जाएगा? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 वाली, टू प्रोफेशन, उसकी क्या गलती है? उसने ऐसा बिजनेस किया जिससे वो कमाई कर गया। आपको नहीं लगता उसकी आर्टिकल 14 वॉलेट हो जाएगी, इक्वालिटी, कि ये क्या बात हुई, मेहनत करने का मेरे को आपने नुकसान कर दिया? तो सोशलिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो कुछ लोगों को ऑब्वियसली उनकी राइट्स वॉलेट करेगा, बट यस DPSPs में इसकी प्रोविजन है ना। नॉर्मली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमें सब फॉलो करना है, बट व्हाट इफ इट DPSPs गेट्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, तब क्या करना है? ये नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी कि ये चला कैसे। आई एम मेकिंग 2 डायग्राम्स, आप एक ही डायग्राम बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बनाओ और उसके अंदर सारे हेडिंग्स आप दे देंगे। आई थिंक बैकग्राउंड तक क्लियर है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब देखिए क्या हुआ। सी केस है चंपक्कम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सी डोंट राइट एनीथिंग, समझो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF तो मैं भेज ही दूंगा। चंपक्कम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। आई थिंक दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं थी, इसीलिए तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1951 वाला। अब देखिए स्टार्ट कैसे होता है, गेम स्टार्ट कैसे होती है। गेम स्टार्ट होती है टू इंप्लीमेंट DPSPs, टू इंप्लीमेंट DPSPs ऑफ आर्टिकल 46। 46 क्या था? SC ST का वेलफेयर, एंड आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C। ये क्या था? वो सोशलिज्म वाला, कॉमन गुड वाला जो आपने ऊपर लिखा है,
कि लोगों की भलाई हो, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सब करने के लिए ये सब करने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड क्या क्या किया? एससी एसटी के वेलफेयर के लिए रिजर्वेशन दी आर्टिकल 46 के अंदर, आर्टिकल 46 के अंदर। और गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करे, जमींदार से एक्स्ट्रा लैंड छीन लिया। और ये लिखा था आर्टिकल 39 बी और सी में कि सरकार ओनरशिप छीन सकती है कॉमन गुड के लिए, और कुछ लोगों के पास ज्यादा वेल्थ ना हो जाए तो वो भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करे आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी के अंदर। तो डीपीएसपी चलाने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई। पर आपको याद है ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा। एससी एसटी को रिजर्वेशन दी तो लोगों ने आर्टिकल 14 के अंदर केस कर दिया कि भाई ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, राइट। और जब लैंड रिफॉर्म्स करे तो जमींदार वगैरह ने केस कर दिया कि ये इक्वालिटी के खिलाफ है, हमारे राइट टू प्रोफेशन के खिलाफ है। और उस टाइम पे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था कि हमारी राइट टू प्रॉपर्टी के भी खिलाफ है, उन्होंने केस कर दिया। तो आप देखिए, जस्ट बाय गोइंग बाय कॉमन सेंस, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में क्लैश हो गया। सुप्रीम कोर्ट किसे ऊपर रखेगा? क्या फंडामेंटल राइट्स को रखेगा या डीपीएसपीज को? अगर आप बताना चाहें बताएंगे। फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर इनएलिएनेबल राइट्स नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने आपको पहले भी स्टोरी में बताया था, वो ये, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक देम डाउन। लैंड रिफॉर्म्स और रिजर्वेशन दोनों को गलत ठहरा दिया। स्ट्रक देम डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल and void, unconstitutional and void, as it violated, as these reforms violated Article 14, 19, 31, that is fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, 5 जजमेंट। तो ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे हटा देंगे। तो इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या क्लियर कर दिया? 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपी। और अगर कोई डीपीएसपी किसी फंडामेंटल राइट को हर्ट करता है तो हम उस डीपीएसपी वाली पॉलिसी को क्या ठहरा देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। पहली स्टोरी क्लियर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन और लैंड रिफॉर्म्स गलत ठहरा दिए। अब क्या इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स और रिजर्वेशन आई है? क्या हुई है वो इसके बाद? यस, आज रिजर्वेशन चल रही है, लैंड रिफॉर्म्स चल रहे हैं। और इसकी स्टोरी है वो केशव नंदा वाली, आपको याद होगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलने के क्या तरीके हैं? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, देयर आर ओनली 2 ways टू चेंज सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। 1, सुप्रीम कोर्ट खुद हायर बेंच से चेंज कर दे, चंपाकरम 5 बेंच है तो आप 7 बेंच से चेंज कर दो। दूसरा, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद चेंज कर दे, दूसरा क्या है, आप कानून ही बदल दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये जो आपने चीजें इंप्लीमेंट करी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 19, 31 को वॉलेट करता है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 लेके आए और उसी में चेंजेस करवा दिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये स्टोरी केशव नंदा वाली है, तो यहां नहीं करवा रहा मैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जिसमें क्या लिखवा दिया? नथिंग इन द आर्टिकल और इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस लाइक एससी एसटी। और लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या लेके आए? 9th शेड्यूल, कि जो भी चीज उसमें लिखवा दी वो जुडिशियल रिव्यू से क्या हो जाएगी? इम्यून। तो ये वाली स्टोरी तो बिल्कुल अलग चली जाती है। पर यहां से जो हमें सीखने को मिला वो ये था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में अगर कभी क्लैश हो जाए तो सुप्रीम क्या है? फंडामेंटल राइट्स। हमें ये सीखने को मिला। पहली वाली स्टोरी तो बाद में आगे की है, वो केशव नंदा स्टोरी है। यहां तक क्लियर है? सी, अब ध्यान से देखिए, यू हैव सीन फंडामेंटल राइट्स, उसमें सभी है, रिलीजन है, इक्वालिटी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस है, राइट टू मैरी है, हर चीज है। तो आप देखिए, आपको नहीं लगता सरकार कुछ भी करे डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई ना कोई फंडामेंटल राइट तो पक्का
वो क्या कहते हैं, वॉलेट हो जाएगी। सी सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए, लेट्स से अगर सरकार अल्कोहल बैन करती है, जो कि डीपीएसपीज में लिखा है कि मेडिसिनल पर्पसेस को छोड़ के सरकार चाहे तो अल्कोहल बैन करने का पर्सनल यूज के लिए बैन कर सकती है। लेकिन अगर सरकार वो करेगी तो ये जितने वाइन शॉप्स वाले हैं ये कहेंगे हमारा आर्टिकल 19 वॉलेट कर दिया, राइट टू चूज प्रोफेशन, हम तो टैक्स भर के ही काम कर रहे थे, है ना। लोग बोलेंगे हमारी फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी वॉलेट कर दी, क्योंकि हमारा इंटीमेट जोन है, हम अकेले पी रहे हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना कर रहे हैं। Are you getting this? So the fact is डीपीएसपीस का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से फायदा क्या हुआ, अगर ये पहली वाली चीज जजमेंट एकदम आप लिटरली ले लें तो फिर तो डीपीएसपीस एक मजाक बन जाएगा, सरकार कुछ भी उसके अंदर करेगी वो हमेशा कोई ना कोई केस कर देगा और फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो जाएंगी। तो इसके बाद डीपीएसपीस एक तरह से रिडंडेंट लगने लगा कि इसका क्या फायदा हुआ, डजंट मैटर। तो आप देखिए एक रेफरेंस मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से, री होता है जिसमें रेफरेंस हो, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगता है, केस नहीं होता, रेफरेंस होता है, जुडिशरी में डिटेल में देखेंगे। तो इस रेफरेंस, ये केस क्या था, री केरला एजुकेशन बिल, क्योंकि एजुकेशन भी डीपीएसपी, री केशन 1958, इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि टेल अस क्लियरली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डीपीएसपीस, बिकॉज इफ फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपीस देन व्हाट इज द यूज ऑफ डीपीएसपीस, इसे तो कोई भी हटा देगा, कुछ भी हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी। सी चंपकरम इज अ नैरो व्यू, इज अ नैरो इंटरप्रिटेशन, दिस इज अ लिबरल इंटरप्रिटेशन। आज यही चल रहा है, ध्यान से देखना है। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत बचा ली, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल तरीके से जजमेंट दी। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट गेव थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन, हार्मनी का मतलब होता है पीस, थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। अब देखो ये थ्योरी क्या है। सी उन्होंने बोला आप तो मान के बैठे हो कि डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट में क्लैश होगा ही होगा, आप तो मान के बैठे हो, ऐसा थोड़ी ना है। देखो वो क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। सी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सारी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स सीक टू गिव, सीक टू प्रोवाइड या एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वो पॉलिटिकल राइट्स देता है आपको, बोलने की आजादी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे आजादी। डीपीएसपीज अगर आप देखो, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश और गिव सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन आपने प्रियम्बल भी पढ़ा है और उसके बाद डीपीएस भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आप देखिए वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तभी कंप्लीट है जब दोनों साथ में है। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में क्लैश होगा ही होगा, दोनों हार्मनी में है। बेसिकली व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इन दोनों के बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सी इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जहां पे फंडामेंटल राइट्स फेल कर जाता है वहां पे डीपीएसपीज आ जाते हैं। लेट्स से फंडामेंटल राइट्स में वीकर सेक्शंस की वेलफेयर शायद छूट गई थी, डीपीएसपीज ने बोला एससी एसटी को दो। फंडामेंटल राइट्स में प्राइमरी लोगों को एजुकेशन देना छूट गया था, डीपीएसपीज ने बोला 14 साल तक मुफ्त एजुकेशन दिया करो। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों साथ में ही चलते हैं। आप कह रहे हो आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, पर मिनिमम एजुकेशन या हेल्थ नहीं होगी तो क्या कर लोगे बोल के, और वो कौन देता है, डीपीएसपी। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। देयर इज नो क्लैश बिटवीन, देयर इज, ये ध्यान दिमाग से निकाल दो, देयर इज नो क्लैश बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स, DPSPs and fundamental rights. There is no clash. अच्छा आप देखिए ये लाइन समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं। See, remember this. There is no clash between Narendra Modi and Rahul Gandhi. There is not at all any clash.
उनके काम करने का या आइडियोलॉजी का तरीका अलग है। वो दो कंपनीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, दोनों राइवल पार्टीज हैं और दोनों का काम करने का तरीका अलग है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की कोई पर्सनल दुश्मनी है राहुल गांधी से। सी, जब नरेंद्र मोदी 2014 इलेक्शंस जीते, सबसे पहले सोनिया गांधी के पास ही गए थे, अगर आपने लोकसभा की वीडियो देखी हो कि वेलकम टू द लोकसभा नाउ, राइट? तो और आपको इनकी एन नंबर ऑफ फोटोज मिल जाएंगी, गूगल में देखें, सारे पॉलिटिशियंस जो राइवल ग्रुप के एक जगह बैठ के किसी शादी अटेंड कर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है और जो कांग्रेस का कार्य करता है, उनके बीच में जानी दुश्मनी चली आ रही है सदियों से। क्यों? Because they are common man, they don't understand the difference between an ideology and personal life. They don't understand the difference between profession and personal life. Are you getting this? आपका एक टीचर है जो आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है, राइट? आप क्लास से नीचे उतरते हैं, क्लास से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि वो जो प्रोफेसर है या जो आपका टीचर है, वो बाहर खड़े होके सिगरेट पी रहा है। तो आप उसे जज कर ले, तो ये क्या हमें पढ़ाएगा, ये तो खुद सिगरेट पी रहा है। अरे भाई, his personal life and his professional life is different. Don't judge him कि वो सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है। जज him कि क्लास में उससे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंडिया, देखो, ये मेंटालिटी समझने में बहुत टाइम लगेगा आपको, और ये ही मेंटालिटी है। हिस्ट्री ने एक ही चीज सिखाई है, दो तरीके के लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, वीक पीपल। स्ट्रॉन्ग पीपल जो आइडियोलॉजी देते हैं या समझते हैं, वीक पीपल जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। और वो कब आइडियोलॉजी फॉलो करते करते कुछ भी मानने लग जाते हैं, अंधविश्वास में पहुंच जाते हैं। सी, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, गांधी, महावीर जैन, इन्होंने आइडियोलॉजीज दी। आइडियोलॉजी में नहीं कह रहा धर्म वाली, कोई भी। गांधी, नॉन वायलेंस, मैं हूं इस पे। सारे लोग कह रहे थे वायलेंस करो, कहता नहीं, मैं हूं, नॉन वायलेंस है मेरी आइडियोलॉजी। आज आप जानते हैं उन्हें। गुरु नानक, हिंदुइज्म, बट ही रिफॉर्म्ड इट एंड से सिखिज्म। मेरे को ये पसंद है, मैं ये दे रहा हूं, लोगों ने फॉलो किया। तो आप देखिए, दिस इज द थिंग दैट इज देयर। ये याद रखिए, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में कोई क्लैश नहीं है। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल चीजें देती हैं, थ्योरी ऑफ हार्मनी। और फिर वहां पे जो कोर्ट में लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि सर, सुनने में तो बहुत अच्छी चीजें लगी जो आपने बोला, लेकिन ये क्या था फिर चंपकरम केस में? क्लैश तो होता ही है ना। हम मान गए कि इनमें कोई क्लैश नहीं है, पर भगवान ना करे 1% क्लैश हो जाए तो किसे ऊपर रखना है? ये बताओ, जैसे चंपाकरम में हुआ है। तो देखो, क्लैश तो हुआ था ना, आपने देखा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फेमस यहां पर वही चीज बोली कि इफ देयर इज अ क्लैश, इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन अ लॉ जो डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए बना है, क्योंकि डीपीएसपीस खुद तो इंप्लीमेंटेबल नहीं है, लॉ बनाना पड़ेगा। इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन अ लॉ, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स, as far as possible, as far as possible, as far as possible, they should they should go together. They should go together. कोशिश करनी चाहिए कि इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना ही आए। आप इंटरप्रेट ऐसे करो जैसे एससी एसटी को जो वेलफेयर सरकार दे रही है, आप उसे ये कह सकते हो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की वॉयलेशन है, पर आप उसे ऐसे भी तो देख सकते हो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन है। तो वो कहते हैं जितना कोशिश हो दोनों को साथ में चलाएं। सी, ये वही वाली चीज है कि अगर कोई लॉ बना है, सी, जस्ट लेट मी राइट इट इन ब्लैक। अगर आपने कोई लॉ बनाया है डीपीएसपीस को, ये लैंग्वेज आपको आई थिंक पता है, और अगर उसकी दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, उसकी दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, एक जो उसे कॉन्फ्लिक्ट में लेके आए फंडामेंटल राइट्स के साथ, और एक जो उसे कंफर्मिटी में लेके आए फंडामेंटल राइट्स के साथ, 50-50 चांसेस हैं। तो आप किसे इंप्लीमेंट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट सेकंड वाले को। कि अगर 50-50 चांस है कि एससी एसटी को रिजर्वेशन जो दी है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में भी आ सकता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी आ सकता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट किसे इंप्लीमेंट करेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलने दो साथ में, लड़ाई ना करवाओ। सिमिलरली, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दोगे तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का वॉयलेशन है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का इंप्लीमेंटेशन है, तो चलने दो। तो बाय चांस जितना हो सके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को साथ में लेके चलो। बट अगर एक लॉ की सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है,
एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो को कॉन्फ्लिक्ट में लेके आए फंडामेंटल राइट के साथ, तो उस केस में इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करना है। इन शॉर्ट व्हाट द हाँ, जुडिशियल रिव्यू वाली ही वर्डिंग है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, फाइनली उन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपीस, but as far as possible, but as far as possible, they should go together. They should go together. See, by chance दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और या तो एक या दूसरे का ऑप्शन आ जाए, तो आज भी फंडामेंटल राइट को ही सुप्रीम माना जाएगा, जैसे चंपकरम केस में था। पर कोर्ट को अपना पूरा एफर्ट डालना है कि वो डीपीएसपी के लिए जो भी कानून बना है उसे साथ में चला दें फंडामेंटल राइट्स के। ये लैंग्वेज मैं आपको केशव नंदा में भी करा चुका हूं, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जितना हो सके डीपीएसपी और इसको साथ में चलाएं, थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। हालांकि घूम फिर के गेम वही है कि अगर बाय चांस कोई ऑप्शन ना हो तो फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपी। पर ये चीज दिमाग से निकाल दो कि दोनों में लड़ाई झगड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ सारे नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रादर देन वो पीपीटी फॉर्म में बनाने के लिए मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तो अब देखिए, अब हमें ये देखना था ये चलेगा कैसे, और तब हमारे पॉलिटिकल डायमेंशन में आई द वन एंड ओनली इंदिरा गांधी, और उन्हें तो डीपीएसपी सोशलिज्म करना ही है, राइट। तो अब देखिए, अब तीसरे कंसेप्ट के अंदर चलता है। वो कोर्ट की जजमेंट से नहीं है, वो कोर्ट की जजमेंट से नहीं है, वो है बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट से। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी आई और उन्होंने कहा मैं समाज में इक्वालिटी लाऊंगी। तो बैंक्स पहले प्राइवेट सेक्टर में होते थे, और राजा महाराजा भी थे देश में, वो भी, उनको सरकार हर महीने एक पेमेंट देती थी, प्रीवी पर्सेस कहते थे हम, प्रीवी पर्सेस अबॉलिशन। तो राजा महाराजाओं की सैलरी हटाने की बात थी, और प्राइवेट बैंक्स को नेशनलिज्म का मतलब होता है व्हेन 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ले ले। तो आप देखिए, उन्होंने कहा हम वेलफेयर करेंगे। अच्छा, इन शॉर्ट सर, व्हाई आर यू राइटिंग डीपीएसपीज एज लॉ? क्योंकि डीपीएससी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। हमने देखा आर्टिकल 37 के अंदर, डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बट स्टेट शैल इनकॉर्पोरेट इट इन मेकिंग लॉज। तो जब लॉ बनाओगे तब झगड़ा होगा ना, जब तक आपने कोई लॉ ही नहीं बनाया तब तक क्या झगड़ा है, या कोई पॉलिसी नहीं बनाई तब तक क्या झगड़ा है। डीपीएसपी अपने आप तो एनफोर्सेबल नहीं है, कानून बनाओगे तो एनफोर्सेबल है ना, वो वाली चीज है। अब देखिए, बैंकिंग नेशनलाइजेशन और ये किया, तो आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पे, इंदिरा गांधी ने क्या बोला, शी सेड दैट टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आपने देखा है क्लॉज बी की ओनरशिप कॉमन गुड के लिए। तो आप देखो, बैंक्स प्राइवेट थे, सरकारी हो गए कॉमन गुड के लिए। प्राइवेट वर्सेस अबॉलिशन क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी का मानना था कि राजा महाराजाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, तो हम जो उन्हें सैलरी देते हैं वो लेके गरीबों में बांटेंगे। तो ये आपने देखा सोशलिज्म वाला, ये हमने आर्टिकल देखे हैं। टू इम्प्लीमेंट दिस एंड दिस डीपीएसपीस, government enacted these two acts. Government enacted these two laws. Obviously केस तो होगा, these two laws. Obviously इसके अंदर केस होना था, और केस हुआ एंड सुप्रीम कोर्ट इन, सी अगर बाय चांस दोनों में डायरेक्ट, देखो गलत है ये, हमने राजा महाराजाओं से प्रॉमिस किया था कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम पैसे देंगे, लेकिन आपने एंड में उठा। अच्छा, ये वही वाली चीज है कि आज अंबानी के पास बहुत पैसा है, हमने उसे सरकारी वो कंपनी बना दी, तो अंबानी ऑब्वियसली केस करेगा कि मेरी मेहनत का ये सिला दे रहे हो तुम, कि मेरे को टेक ओवर कर रहे हो तुम। पर सोशलिज्म में इसका प्रावधान क्या कहते हैं, प्रोविजन है, राइट। क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, यस, प्रस्ताव नहीं, प्रावधान है, इसका प्रावधान है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी में, बिल्कुल हमने देखा ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इन कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस के अंदर, 1970 केस के अंदर, पुरानी चंपकरम वाली जजमेंट थी, इन 1970 केस struck them down, struck them down
as unconstitutional as unconstitutional as it violated, तो आप देखिए एज इट वायलेटेड वही चंपाकरम वाली जजमेंट 14, 19 एंड 31 कि आपने इनकी प्रॉपर्टी छीन ली बिना बात के, लाइक फंडामेंटल राइट्स को ये वॉयलेट कर रहे हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम देन डीपीएसपी, कि ये उन तीनों आर्टिकल, तीन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। राइट टू प्रोफेशन, भाई अगर उसने बैंकिंग प्रोफेशन लिया और अच्छा कर गया, आपने अलाउ किया था ना, अब आप टेक ओवर क्यों कर रहे हो? तो आप देखिए नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्सेस का जो कानून बनाए थे डीपीएसपी चलाने के लिए, वो गलत ठहरा दिए गए ये कह के कि ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है एंड डीपीएसपीज आर नॉट सुप्रीम टू फंडामेंटल राइट्स। हार्मनी है पर क्लैश होगा तो फंडामेंटल राइट ऊपर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है कि फंडामेंटल राइट को कभी भी डीपीएसपी टेक ओवर नहीं कर सकता, साथ में चल सकता है बट टेक ओवर नहीं कर सकता। अच्छा अब आप मेरे को बताइए, क्या बैंक नेशनलाइज हुए हैं इंडिया में, या क्या आज भी हम राजा महाराजाओं को सैलरी देते हैं, या हटा दी गई है? क्या ये दोनों चीजें हुई हैं जो आर्टिकल 3 में लिखा है, जो थर्ड हेडिंग में लिखा है? क्या ये हुई है कि नहीं? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करेगा, तो दूसरा तरीका बताओ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलने का क्या है? कानून बदल दो। क्या कह रहे हैं? क्या हिम्मत हुई है सुप्रीम कोर्ट के कहने की कि आपके पास पावर नहीं है, डीपीएसपी के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को बदलने की, और इंदिरा गांधी के सामने ये चीजें नहीं चलती हैं, पावर दे देंगी। तो आप देखिए उन्होंने क्या किया, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, सी 24th था वो वाला आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड, गोलकनाथ जजमेंट को हटाने के लिए। ये दोनों साथ साथ में चले, इंदिरा गांधी 24th और 25th दोनों साथ में लाई थी। तो 25th सीएए 1971 एक्ट ऐड हुआ, और इसने क्या किया आप देखिए, इस प्रोविजन ने क्या किया, इट एडेड इट एडेड, बेसिकली इट एडेड आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31 कैपिटल सी। अच्छा आर्टिकल 31C कौन से पार्ट के अंदर है? फंडामेंटल राइट्स वाले के अंदर, क्योंकि डीपीएसपी तो 36 से स्टार्ट होता है। तो फंडामेंटल राइट्स में एक नया आर्टिकल ऐड करवा दिया, इट एडेड आर्टिकल 31C इन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेड, ध्यान से वर्डिंग देखना आपको समझ आ जाएगा, विच सेड, इसके दो प्रोविजन थे, विच सेड इसके बेसिकली दो प्रोविजन थे। फर्स्ट, एनी लॉ एनी लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट any law made to implement Article 39 Clause B and Article 39 Clause C। तो वो जो डीपीएसपी का उन्होंने किया था, आर्टिकल 39 Clause B and 39 Clause C cannot be declared void, cannot be declared void even if it violates even if it violates fundamental rights under Article 14, 19 एंड 31। बेसिकली क्या किया, जो कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेम जजमेंट रिवर्स करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर नहीं देता इन आर्टिकल्स को वॉयलेट करने की, तो दे दी पावर, इतनी टेंशन की क्या बात है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स में एक चीज लिखवा दी कि अगर सरकार डीपीएसपी 39B और सी वाले को, जो यहां पे किया था बैंकिंग नेशनलाइजेशन एंड प्रिवी पर्सेस, कि अगर वो कॉमन गुड वाला जमींदार वाली, कि अगर सरकार आर्टिकल 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून या पॉलिसी बनाए, तो वो गलत नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो आर्टिकल 14, 19 और 31 वाली फंडामेंटल राइट्स हर्ट करे। बेसिकली आप देखें, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी वाली जो डीपीएसपी हैं, उसको सुप्रीम पावर दे रहे हैं ये तीन फंडामेंटल राइट से, 14, 19 एंड 31 से। तो तीन फंडामेंटल राइट से दो डीपीएसपी को सुप्रीम पावर दे दी, क्योंकि वही जजमेंट थी और वही हमें चाहिए था, ये कानून में लिखवा दिया। और इसका दूसरा प्रोविजन था, सच लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, तो कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो ये बोला इस पे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं लग सकता, तो गलत तो ठहराएंगे ही। तो आप देखिए उन्होंने
और बैंकिंग नेशनलाइजेशन वगैरह उन्होंने फिर से इंप्लीमेंट कर दिया कि अब तो वैलिड हो जाएगा 25th के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट में तो जाना ही था। तो अब देखिए मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं, आप एक ट्रायंगल में मतलब एक रेक्टेंगल में सारी चीजें बना सकते हैं। हमने अब तक 4 हेडिंग्स देखी, 4 हेडिंग्स देखी हैं। लेट्स सी द फिफ्थ वन। और ये चैलेंज हुआ केशव नंदा, और आपको पता है 13 बेंच है तो कूपर वाली जजमेंट भी वॉलेट कर सकता है। केशव नंदा, केशव नंदा भारती। सी इसमें दोनों 24th और 25th दोनों चैलेंज हुआ था, है ना। 24th था डीपीएसपी वाला, 25th अमेंडमेंट वाला, 25th है ये। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 केस, 13 जज बेंच। तो इसके अंदर आर्टिकल 31C चैलेंज हो रहा था कि डीपीएसपी को सुप्रीम पावर कैसे दे दी, डीपीएसपी को सुप्रीम पावर कैसे दे दी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 25th CAA 1971 as, तभी तो नेशनलाइजेशन हुआ है, वैलिड। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वो कर दो बैंकिंग नेशनलाइजेशन और प्रीवी वर्सेस कर दो। दैट बेसिकली यहां पे क्या बोल दिया कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी आर सुपीरियर टू आर्टिकल 14, 19 एंड 31। सारी फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, पर 3 तो हैं। पर however, however, Supreme Court struck down, Supreme Court struck down Article 31C Clause 2, कि वो कह रहा था ना कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, 31C Clause 2 as which was taking as judicial review, as judicial review। आपको याद होगा केशव नंदा में बोला था as judicial review is part of बेसिक स्ट्रक्चर, कि इसको और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो आप देखिए उन्होंने कहा कि चैलेंज बिल्कुल हो सकता है कोर्ट के अंदर, बट हाँ वो आप 39B और सी में जो कर रहे हो वो 14, 19, 31 को वॉलेट कर सकता है। तो इंदिरा गांधी जीती यहाँ पे, उन्होंने बैंकिंग नेशनलाइज किया, प्राइवेट पर्सेस हटाए और सारा काम हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है, क्लियर है। तो एक्सेप्शन दे दी, वही जैसे चलता है, एक्सेप्शन दे दी और काम हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी यहां पे रुकने वाली नहीं है, उन पे सोशलिज्म का बहुत तगड़ा भूत सवार था। और उन्होंने कहा एक और चीज चेक कर लेते हैं, सिक्स्थ उनका फेमस, सी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd CAA 1976, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें चेंज करी थी। और इसके अंदर इंदिरा गांधी ने क्या किया आप देखिए, लाइक आर्टिकल 31C was amended, was amended and now it said, तो वो जो पहला क्लॉज लिखा होता उसे बदल दिया और नाउ इट सेड उसमें नई चीजें लिखवा दी। एनी लॉ, एनी लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट, एनी लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट DPSPs, any law made to implement DPSPs cannot be declared void, cannot be declared void even if, even if it violates, even if it violates Article 14, 19 and 31, Article 14, 19 and 31। तो बेसिकली आप देखिए वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या करने की बेसिकली कोशिश कर रही हैं, इस अमेंडमेंट के बाद वो कोशिश कर रही हैं कि पूरा का पूरा डीपीएसपीज दैट इज पार्ट 4 जितना भी है, सी अभी तक तो सिर्फ 2 प्रोविजंस को सुपीरियर पावर है, वो पूरे के पूरे डीपीएसपीज को सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रही है आर्टिकल 14, 19 और 31 वाली फंडामेंटल राइट्स से। सी अभी सिर्फ 39B और सी को सुप्रीम पावर थी, अब वो क्या कह रही है पूरा डीपीएसपीज इज सुपीरियर, लेकिन उन्होंने तो कहा था फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। आप समझे क्या करने की कोशिश कर रही है, पहले उन्होंने सिर्फ 2 आर्टिकल को सुप्रीम पावर दी थी, अब वो सबको दे रही है। अच्छा इसको चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल केस में, इसकी जजमेंट आएगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज हुई, 1978 की अमेंडमेंट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन से हटा दिया गया, आर्टिकल 31 हटा दिया गया, आपको याद होगा 44th अमेंडमेंट। तो आप देखिए इसका डिसीजन आया मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस, 1980 केस।
और इस केस में आप देखिए क्या बोला गया, या इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 31C in amended form as unconstitutional and void, उसे गलत ठहरा दिया गया as unconstitutional and void as it disturbs balance among पार्ट 4 एंड पार्ट 3। उन्होंने कहा कि एक बैलेंस है पार्ट 4 और 3 के बीच में, वो मैं लिखवा रहा हूं अभी। बैलेंस है जो अभी पूरी स्टोरी का कंक्लूजन है वो एक, क्योंकि पूरे डीपीएसपीस को ज्यादा पावर देने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल 31C, बैलेंस पार्ट 4 एंड पार्ट 3 विच इज पार्ट ऑफ, उन्होंने कहानी खत्म ही कर दी, विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद कोई पंगे लेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया, जो अब है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे चेंज नहीं करना, विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ज्यादा पावर दे रहा था उसको। तो आप देखिए, अगर आपको कंक्लूड करना हो, बेसिकली कंक्लूजन सम अप क्या है, क्या हिसाब है, तो आप देखिए दोनों में आज सच कोई क्लैश नहीं है। देयर इज थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। See, let me conclude. Just say, see, there is theory of harmonization between part 3 and part 4, like fundamental rights and DPSPs, part 3 and part 4, right? They are supplementary and complementary to each other. They are supplementary and complementary. See, conclude कर रहा हूँ, complementary to each other, है ना? दोनों एक, कोई clash नहीं है दोनों में, there is no clash between them. As far as possible दोनों को साथ चलाना है, right? तो ये वहीं पे है, as far as possible they should go together, लेकिन अब बेसिक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हिसाब है, फिलहाल क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। अगर बाय चांस क्लैश हो जाए तो, वैसे तो हार्मन नहीं बोलना है, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपीस, बट आर्टिकल 39 clause B and आर्टिकल 39 clause C is superior to आर्टिकल 14 and 19, क्योंकि 31 तो हटा दिया गया है। तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम टू डीपीएसपीस, बट टू डीपीएसपीस आर सुप्रीम या कैन ओवरराइड आर सुप्रीम टू फंडामेंटल राइट्स। ये आपका कंक्लूजन है, और ये ही सारा जो आपने लिखा है, दिस इज बैलेंस between DPSPs and fundamental right, DPSPs and see, अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, और ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज आपसे कोई पूछे कि क्या डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स के, नो, सिर्फ 2 हैं, और वो भी सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स के, सबके नहीं। देखो स्टोरी का रिवीजन सुनो फटाफट से। डीपीएसपीस जो है, लाइक वी आर सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपीस लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, और ये बोला गया था कि अगर इनको चलाना है तो सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, प्राइमरली सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि सरकार को इनइक्वालिटी हटा सकती है, वीकर सेक्शन की डेवलपमेंट कर सकती है, व्हाट नॉट, एजुकेशन दो, वेलफेयर करो, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? जैसे आर्टिकल 46 था कि बैकवर्ड सेक्शंस की प्रमोशन करनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपीस हैं, दोनों में क्लैश हो जाए तो किसे ऊपर रखना है, ये बताया नहीं गया था, है ना? हमने ये आर्टिकल्स भी देखे। तो अब देखिए, स्टोरी स्टार्ट होती है जब गवर्नमेंट पहली बार, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट आर्टिकल 46 का डीपीएसपी चलाने के लिए एससी एसटी को रिजर्वेशन देता है, एससी एसटी को रिजर्वेशन देता है, और आर्टिकल 39 बी और सी चलाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाता है, जमींदार का एक्स्ट्रा लैंड लेता है। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं 14, 19 और 31, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड इक्वालिटी वाली। तो वहां पे चंपकरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी। अगर कोई भी, जो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए उन्हें गलत ठहरा दिया गया।
उसको चलाने के लिए वो अलग स्टोरी है कि गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई नाउ। तो ये क्लियर कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी, ये वाली चीज क्लियर कर दी यहां पे। बट री केरला एजुकेशन बिल में प्रेसिडेंट ने कंफर्मेशन मांगी कि फिर डीपीएसपी का फायदा क्या हुआ, ये लिखने का क्या फायदा जब ये इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आप अजम्पशन ना करें, देयर इज नो क्लैश बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, देयर इज अ थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों देता है। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, इनमें कोई क्लैश नहीं है। हाँ, बाय चांस अगर क्लैश हो जाए तो तब भी जुडिशरी क्या कोशिश करेगी कि जितना हो सके हम लॉ को फंडामेंटल राइट्स के साथ चला दें, ये वाली डेफिनेशन, राइट। बट हाँ, अगर क्लैश हो ही रहा है तो सुप्रीम क्या रहेगा, फंडामेंटल राइट्स, अगर क्लैश हो ही रहा है तो, पर कोशिश करेंगे ना ही हो। इंदिरा गांधी ने इस थ्योरी को टेस्ट किया जब बैंकिंग नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्सेस आर्टिकल 39 बी और सी वाली डीपीएसपीज इंप्लीमेंट करने के लिए लेके आए वो। तो राजा महाराजाओं से उनकी वेल्थ छीनने की कोशिश और प्राइवेट सेक्टर से उनका बिजनेस, और ये कहा कि आर्टिकल 39 बी और सी क्लॉज हमें पावर देता है करने के लिए, क्लॉज है ये, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, है ना। तो आप देखिए गवर्नमेंट ने ये करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया ये कह के कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर, और 14, 19, 31 को वॉलेट हो रहा है। इस डिसीजन को बदलने के लिए इंदिरा गांधी 25th अमेंडमेंट लेके आई, और उन्होंने एक नया आर्टिकल 31C कैपिटल सी ऐड करवा दिया, जिसमें यह लिखवा दिया कि अगर सरकार कोई भी लॉ बनाए आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो 3 फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे, पर वो गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो ये वाली चीज बता दी गई, 2 डीपीएसपी को 3 फंडामेंटल राइट से सुपीरियर पावर दे दी, राइट। 2 डीपीएसपी को 3 फंडामेंटल राइट से, सबसे नहीं, वैसे तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम होता है। और सेकंड क्लॉज में बोला कि इसको कोर्ट में भी नहीं चैलेंज करना। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो वैलिड ठहराया, पर दूसरा गलत ठहरा दिया ये कह के कि जुडिशियल रिव्यू सरकार से, जुडिशरी से नहीं छीना जा सकता, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 42 के अंदर इंदिरा गांधी सारे की सारी डीपीएसपी को सुपीरियर पावर देने की कोशिश कर रही थी 14, 19 और 31 के तहत से, कि 3 फंडामेंटल राइट से सारी डीपीएसपी क्या कहते हैं सुपीरियर हो जाएंगी। पर मिनर्वा मिल केस में इस अमेंडेड फॉर्म वाले आर्टिकल को गलत ठहराया गया। तो आज बेसिकली क्या है, अगर आपसे कोई रिलेशनशिप पूछे तो ये है पूरा बैलेंस, हार्मनी है दोनों में, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई क्लैश नहीं है, जितना हो सके जुडिशरी ने साथ चलाने की कोशिश करेगी। पर हाँ, अगर क्लैश हो जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, बट एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 39 बी और सी के लिए अगर कुछ भी होगा, वो 2 फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर सकता है, 14 और 19 को। सो डू 2 डीपीएसपीज आर सुप्रीम टू 2 फंडामेंटल राइट्स, रेस्ट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। और ये एक बैलेंस है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप द एंटायर स्टोरी इज क्लियर टू यू, द कंक्लूजन इज क्लियर टू यू, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स में ज्यादातर सिर्फ कंक्लूजन दिया होता है, आप स्टोरी फॉर्मेट में नहीं समझते। स्टोरी फॉर्मेट में याद रखना है, याद भी रहेगा, याद भी रहेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे दी है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट।